ठीक। हेलो बच्चों। बच्चों, आप इकाई 2 पढ़ रहे हैं कक्षा 7 में, और इसमें आपका चैप्टर है दूसरा, पृथ्वी का बदलता स्वरूप और प्रक्रियाएं। इस चैप्टर में आपके पॉइंट जो हैं, अध्ययन बिंदु, वो हैं पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन, मृदा का निर्माण और मृदा अपरदन एवं मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण। ये आपके अध्ययन बिंदु हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तन। बच्चों, पृथ्वी की जो सतह है कहीं पे उच्च है और कहीं पे निम्न है, और निम्न पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के जो परिवर्तन होते रहते हैं, जिनमें से कुछ बाह्य शक्तियों द्वारा होते हैं और कुछ आंतरिक शक्तियों द्वारा होते हैं। एक बार फिर से देखिए बच्चों, पृथ्वी की जो सतह है वह कहीं पे उच्च है, कहीं निम्न है, और पृथ्वी पे जो ये परिवर्तन होते रहते हैं, वो परिवर्तन बच्चों कहीं बाह्य शक्तियों के द्वारा कभी होते हैं और कभी आंतरिक शक्तियों के द्वारा होते हैं। और कुछ बाह्य परिवर्तन जो होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, और जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं बच्चों वह आकस्मिक होते हैं, यानी अचानक होते हैं। और प्रकृति के द्वारा जो होने वाले परिवर्तन हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। और वो परिवर्तन जो हैं बच्चों, वो पहला है आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन, और दूसरा बाह्य परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन जो है बच्चों, वो परिवर्तन है जब ये परिवर्तन भूपृष्ठ के नीचे, यानी ज़मीन के नीचे भूकंप अथवा ज्वालामुखी के कारण होते हैं। आंतरिक परिवर्तन बच्चों वह पृथ्वी के भूपृष्ठ के नीचे भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में होते हैं। बच्चों, इन परिवर्तन का जो कारण है वो है पृथ्वी की जो शैलें हैं जिस पे हमारी पृथ्वी टिकी हुई है, उसमें या तो वलय यानी कि मोड़ पड़ता है, या भ्रसन यानी कि नष्ट हो, मतलब गिरते हैं, ये इनकी परत या तो गिरती है, तब भूकंप या ज्वालामुखी जैसी क्रिया उत्पन्न होती है। और उन्हें यही जो प्रक्रिया है ये पृथ्वी के अंदर होने वाली परिवर्तन को कहा जाता है। ये पृथ्वी की आंतरिक परिवर्तन है, और ये परिवर्तन बच्चों अचानक होते हैं। पृथ्वी के जो ये परिवर्तन हैं पृथ्वी में जो होते हैं बच्चों, ये अचानक होते हैं। ज्वालामुखी का फटना अचानक होता है, और भूकंप आना भी अचानक होता है। भूकंप आपको हम बता भी चुके हैं कि पृथ्वी की किसी एक सतह का पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या कंपन उत्पन्न होना ही भूकंप कहलाता है। और बच्चों, अब दूसरा पॉइंट है आपका बाह्य परिवर्तन। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे जो होने वाले परिवर्तन हैं वो बाह्य परिवर्तन कहलाते हैं, और ये परिवर्तन अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के रूप में होते हैं। ये सारे परिवर्तन अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के रूप में होते हैं बच्चों, क्योंकि धरातल के जो ये ऊपर होने वाले परिवर्तन हैं, धरातल के ऊपर होने वाले परिवर्तन जो हैं वही बाह्य परिवर्तन कहलाते हैं। और ये धरातल के ऊपर होने वाले जो परिवर्तन हैं, ये जो हैं यही परिवर्तन इसके उत्तरदायी हैं। ये परिवर्तन है कौन? तो अपक्षय परिवर्तन जो है
ये वाह परिवर्तन में ही आता है। और बच्चों ये अपक्षय परिवर्तन जो है वह मौसम और जलवायु की शक्तियों द्वारा होता है। मौसम और जलवायु की शक्तियों के द्वारा होता है। बच्चों इसमें धरातलीय चट्टानें अपने ही स्थान से टूटती हैं और टूटने के बाद इनका मलबा भी वही एकत्रित रहता है। और इस प्रकार चट्टानों का टूटना जो है अपने स्थान से ही टूटने और फूटने की जो क्रिया है वह अपक्षय है, वही अपक्षय कहलाती है। फिर से देखिए बच्चों, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने और फूटने की जो क्रिया है वह अपक्षय कहलाती है। ये मौसम और जलवायु के कारण ही होता है। जलवायु परिवर्तन या मौसम के कारण, मौसम में जब परिवर्तन आता है तब होता है। और बच्चों ये ताप यानी ये बहुत गर्मी, वर्षा, शीत का जल, वनस्पति जीव जंतु और मानव इनके मुख्य कारक हैं। वनस्पतियों के कारण कहीं भी ज़्यादा अगर पेड़ पौधे उगते हैं तो वहाँ की मिट्टी जो होती है वह मिट्टी में क्षरण होता है, या वर्षा के कारण ही भी मिट्टी में क्षरण होता है। और कहीं पे मानव के द्वारा भी उसका विखंडन होता है। तो इस तरह से ये अपक्षय कारण। दूसरा अपरदन। बच्चों जब पृथ्वी के धरातल का स्वरूप बदलता है तो इसके बदले हुए रूप को अपक्षय क्रिया, जब इसका रूप बदलता है तभी अपक्षय क्रिया जो है वह प्रारंभ होती है। फिर से देखिए, पृथ्वी के धरातल का जो स्वरूप बदलता है तब अपक्षय क्रिया जो है वह प्रारंभ होती है। बच्चों अपक्षय क्रिया जो है हवा गतिशील पदार्थ और प्राकृतिक कारणों से प्रभावित होकर चट्टानों एवं शिलाओं के विघटन के कारण आरंभ होती है। चट्टानों के विघटन के कारण आरंभ होती है। और इन कणों को गति या वाह गति ये सभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और एक जगह एकत्रित कर देते हैं। इनका एक जगह एकत्रित हो जाता है और ये क्रिया जो है अपरदन क्रिया कहलाती है। यही क्रिया बच्चों अपरदन क्रिया कहलाती है। एक बार फिर से देखिए कि जब पृथ्वी का स्वरूप बदलता है तो इस बदले हुए स्वरूप को अपक्षय क्रिया जो है वह प्रारंभ होती है। बदलते स्वरूप में ही अपक्षय क्रिया जो है बच्चों वह प्रारंभ होती है। और ये प्रारंभ जब होती है इसमें हवा मुख्य रूप से है। ये हवा और गति जो है ये उसके वाहक हैं, यानी चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके कणों को ले जाना, यही जो है अपरदन क्रिया है। कटना बहना एकत्रित होना, कटना बहना और एकत्रित होना इसी क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि मिट्टी का कटाव हुआ या पहाड़ों का कटाव हुआ, कटने के साथ साथ ये बह के एक जगह एकत्रित हो गए और यही इसके अंतर्गत आता है। और ये जो क्रिया है बच्चों इसमें हवा जो है, हवा के द्वारा और अन्न के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी की ऊपरी सतह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब धूल भरी आंधी आती है तो उसमें बहुत सारी मिट्टियाँ उड़ती हैं और ये मिट्टी जो है वह एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर जाकर एकत्रित हो जाती है। और ऐसा मरुस्थलीय इलाके में बहुत पाया जाता है मृदा अपरदन, क्योंकि वहाँ वनस्पतियाँ और जल दोनों का अभाव रहता है, जिसके कारण वहाँ मृदा अपरदन बहुत होता है। और अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ
भी मृदा अपरदन अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टियों का बहाव होता है। जब बारिश होती है तभी मिट्टी बह जाती है, और इसी तरह मतलब तीव्र ढाल वाले जो स्थान हैं वहाँ पे भी अपरदन क्रिया अधिक होती है। और यही कारण है बच्चों कि पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मृदा अपरदन होता है तीव्र, और वहाँ यह अपरदन जो है वह तीव्र गति से होता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि मरुस्थलीय इलाके जो हैं जहाँ पे वनस्पति और जल दोनों का अभाव है, वहाँ भी मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। बच्चों, लाखों करोड़ों वर्षों से रह रहे अपक्षय और अपरदन की पृथ्वी की सतह पर भू आकृति जैसे पर्वत, पहाड़, पठार और मैदानी भाग, ये इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं। अपक्षय और अपरदन की ये जो क्रिया है यही अनाच्छादन क्रिया कहलाती है, इसे हम अनाच्छादन भी कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको अगला पॉइंट पढ़ाया जाएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।